नमस्कार साथियों। चलिए मैं शेखर सिंह रत्नाकर आपको एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात कर रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोग बहुत लोग अनभिज्ञ हैं। जैसे आतंकवाद है, जैसे हमारे यहाँ भी पहलगाम, पुलवामा, उरी बहुत सारे अटैक हुए, आतंकवादी घटनाएं होते ही रहते हैं। ठीक है, तो आतंकवाद एक्चुअल में इसका डेफिनेशन क्या है, आतंकवाद को कैसे आप डिफाइन करोगे और कैसे बोल सकोगे कि ये आतंकवादी है, इसका एक क्राइटेरिया है। बात समझ रहे हो ना कि आप किसी को आतंकवादी नहीं बोल सकते। किस टाइप से देखना, ये फिलॉसफी है और इसके लिए बहुत पढ़ना लिखना पड़ता है। और ये मेरा महत्वपूर्ण उन लोग के लिए भी है जो आईएएस एस्पिरेंट जो तैयारी करे थे ना, आज कलेक्टर एसपी बन गया, तो शायद उनको आतंकवाद का सही डेफिनेशन पूरे एग्जाम्पल उदाहरणों के साथ समझा दूँ। तो देखो आतंकवाद, मैं साइड में पेजेस इधर अलग ऐड करते रहूँगा, मैं एक बार पढ़ के आपको बस बता रहा हूँ। देखो प्रोफेसर यशपाल के अनुसार क्या होता है ना कि आज जो संपूर्ण मानवता आतंकवाद से त्रस्त है, प्रोफेसर यशपाल कहता है कि आज जो जो पूरा ह्यूमैनिटी है टेररिज्म से त्रस्त है। इसका खतरा और बढ़ेगा बोलता है। क्यों? कि हम तकनीकी का उपयोग, जो उपभोग है, टेक्निक का उपभोग मनुष्य के जो सृजनात्मक ऊर्जा है, जो सृजनात्मक ऊर्जा को जागृत और दिलों के फासले को दूर करने के बजाय केवल भौगोलिक दूरी को दूर करने के लिए कर रहे हैं। मतलब क्या है कि हमारे जितने टेक्नोलॉजी, जैसे एआर से लेकर नेट से लेकर जितने भी एआई चैट, हम भौगोलिक दूरी को कम करने के लिए कर रहे हैं, ना कि मनुष्य के दिल और उनके फासले, उनके हृदय प्रेम देशों के बीच में, इसके लिए नहीं कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। ये यशपाल कह रहा है। ठीक है, और यही वजह है कि जो नस्ली मतलब जो जिस नस्ल का है, जैसे मान लो फिलीपींस या इजरायली है, यहूदी है या रशियन है, यूक्रेनियन है, इंडियन है, तो जो नस्ली मजहबी कोई मजहब, जैसे कि मान लो मजहब में हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जैन, बुद्ध, सिख, जो भी धर्म है, और सांस्कृतिक जो कल्चर है, जो जैसे कि मान लो कि मणिपुर में मैत्रियों का कल्चर अलग है, कुकी का अलग है, नागालैंड में नागास का कल्चर अलग है, तो सांस्कृतिक वर्चस्ववादी आतंकवाद बढ़ रहा है। मतलब कि देखो ये अपने अपने जो लेबल, अपने अपने लोगों पे देखना किस तरीके से ये डिफाइन होता है और कैसे आतंकवाद की परिभाषा ही चेंज हो जाती है कि एक सिस्टम को बदल दिया तो और उसी का साथ साथ आ जाएगा तो वो आतंकवादी नहीं रहेगा, ये हो जाता है। देखना जैसे आतंकवाद की शक्ल में हम क्या देखते हैं, अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको कि आतंकवाद की शक्ल में हम दृश्य अदृश्य जो छाया युद्ध है, प्रॉक्सी वॉर है, प्रॉक्सी वॉर्स, जैसे दृश्य अदृश्य रूप से लड़ाई चल रहा है, जैसे फिलिस्तीन, इसराइल, रूस, यूक्रेन या जैसा भी, ईरान में या यमन, ओमान या जहाँ भी, जैसे सोमालिया, कहीं भी देखते हैं जो प्रॉक्सी वॉर एक छद्म युद्धों का अंतहीन सिलसिला चल पड़ा है। अंतहीन मतलब ये क्या है, इनफाइनाइट है, ये चलते रहेगा और चल ही रहा है। ठीक है साथियों, तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्य की हम परिभाषा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल टेररिज्म, मतलब जो ऑल ओवर अराउंड वर्ल्ड में है, इसकी डिफाइन करेंगे तो क्या होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनय, मतलब क्या, राजनय की जो भूमिका में अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड ऑर्डर, जैसे राजनय की शब्दावली में हम देखते हैं आतंकवाद संभवतः वह नवीन शब्द है, न्यू शब्द है। आतंकवाद जो टेररिज्म क्या बोलता है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनय में ये नवीन शब्द है, नया शब्द है, और जिसने समूचे विश्व का इन दिनों ध्यान आकर्षित करा है कि इस टाइम में आतंकवादी का समूचे, जिसे यूनाइटेड नेशन में जाके यूएन में बात करते हैं, हम देशों में प्रोटेस्ट करते हैं कि हम, और ये देशों में कि हम आतंकवाद से पीड़ित है, जैसे हम ही बोलते हैं कि पाकिस्तानी आतंकवाद से पीड़ित है, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होता है, ये समूचे विश्व को इन दिनों ध्यान आकर्षित किया है। फिर भी जो आतंकवाद है, टेररिज्म की सर्वसम्मत और सर्वव्यापी परिभाषा आज तक नहीं ढूंढी जा सकी है। आप एक्चुअल में टेररिस्ट जो आतंकवादी किसको कहोगे, जिसको सब सर्वसम्मत सभी लोग मान ले, बात समझ रहे हो, और जो व्यापी सर्वतः हर देश मान ले, तो उसकी डेफिनेशन अभी तक सही नहीं है कि किसको अब आतंकवादी कहोगे। क्योंकि जिसको आज आतंकवादी कहोगे, कल सत्ता में आएगा तो जो सत्ता में स्थित है उसको हटाएगा तो वो उसके लिए गलत होगा ना। तो अभी तक ये सर्वव्यापी और सर्वसम्मत परिभाषा नहीं ढूंढी जा सकी है। ये पूरा मेरा लिखा ऐसे है, आप मस्त पढ़ना, पेज कभी लगाऊंगा। बुनियादी तौर पर किसी भी देश की स्थापित वैध व्यवस्था के खिलाफ, मान लो देखो वैध व्यवस्था बुनियादी रूप से क्या बोल रहा है कि ये बुनियादी रूप से किसी भी देश के जो वैध जो व्यवस्था है, मतलब एक न्यू है, एक व्यवस्था, एक सिस्टम है, पुलिस उसका सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली, अपने देशों का जो संप्रभुता, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, जैसे जो सोवरेनिटी है या टेरिटोरियल सोवरेनिटी, मतलब क्या है
कि सीमा सीमा के साथ आपके संप्रभुता है। तो बुनियादी तौर पर किसी भी देश की स्थापित वैध व्यवस्था है जिसके जो भी लेजिटिमेसी वैध व्यवस्था के खिलाफ हिंसात्मक, उसके खिलाफ क्या करेगा, ये लोग वायलेंस करेगा, हिंसात्मक कार्रवाई करेगा, को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किया जा सकता है। क्योंकि वैध व्यवस्था, देखो वैध व्यवस्था का क्या है, जस्ट सेकेंड में पानी पी लेता हूँ। उस वैध व्यवस्था में क्या है, अवैध हिंसात्मक हस्तक्षेप की कमी कभी मान्यता नहीं दे सकता, क्योंकि एक लेजिटिमेसी है उस राष्ट्र के। अब जो एक अलग से कोई एक सत्ता निकल रहा है, राइज कर रहा है कुछ अपने अधिकारों, कुछ प्रोटेस्ट या अपने कोई आइडियोलॉजी, अपने कुछ विचारों के लिए, तो जो एक्चुअल में जो वैध सिस्टम है वहाँ का, मान लो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या पूरे सिस्टम प्रोटोकॉल है, वो उनको क्या होगा, उस हिंसात्मक हस्तक्षेप को कभी मान्यता नहीं देगा। क्योंकि वो हिंसा, जैसे कि नक्सलवादी आंदोलन, माओइस्ट बोलते हैं जैसे हमारे नक्सली, तो वो वैध व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है तो उसको नक्सलवादी बोले। पाकिस्तान टेररिस्ट, अदर राष्ट्र से आएगा तो उसको आतंकवादी टेररिस्ट बोलेंगे, क्योंकि अंदर ही का है ये, तो क्या बोलेंगे ये लोग, क्या बोलते हैं जैसे शहरी नक्सलवाद, अरबी, देश के अंदर के नहीं, किसी देश के वैध व्यवस्था के खिलाफ कैसे चलेगा। राज सत्ता के लिए आतंकवादी समाज, राज सत्ता जो क्या मोनार्क है, मान लो मोनार्किज्म है, तो के लिए आतंकवादी समाज क्या है, समाज विरोधी, शांति का दुश्मन है, ठीक है, और खलनायक हो सकता है, मतलब खलनायक हो सकता है, लेकिन वह बहुतों का हीरो नायक भी हो सकता है। मान लो जिस कम्युनिटी के लिए कोई लड़ रहा है, जैसे जैसे मान लो कि कुकी मैतेइस की लड़ाई चल रही है, मान लो समझना, या जैसे अफगानिस्तान को ले लो। अफगानिस्तान में तालिबान लड़ा के लड़े, ठीक है, तो तालिबान पहले क्या था, अवैध वो था, अब वो किसी के लिए हीरो भी तो रहा वहाँ पे। जैसे कि फिलिस्तीन, आप देखते हैं फिलिस्तीन में जो यहाँ गजा पट्टी में देखते हो, तो जो फिलिस्तीन में जो लड़ाके रहे, जो हम ISI ये सब देखते हैं, तो वो किसी के लिए हीरो भी होता है। बात समझ रहे हो कि जो राज सत्ता के लिए आए, या जो भी सिस्टम है आपके राज सत्ता के लिए आतंकवादी, समाज विरोधी, शांति का दुश्मन और खलनायक हो सकता है, लेकिन वो बहुतों के लिए वो नायक का हीरो भी हो सकता है, वो आतंकवादी। हम उदाहरण देते हैं आपको, 17वीं सदी में भारत की केंद्रीय मुगलिया सत्ता की निगाहों में शिवाजी की हैसियत सिर्फ छापामार या आतंकवादी थी। अब देखो, मुगल इंपीरियर था जब भारत में 17वीं सदी में, तो जो शिवाजी छापामार लड़ाई करता था तो उसको आतंकवादी, आतंकी, ठीक है, ये बोला जाता था। लेकिन ये छापामार युद्ध करता था, आतंकवादी की थी, लेकिन मुगलों ने बोला, लेकिन मराठों के वे हीरो थे, जो शिवाजी मराठों के हीरो थे, और वो मुगलिया सत्ता के लिए आतंकवादी था। तो देखो कि वही आतंकवाद जो एक सत्ता के लिए आतंकवाद है, दूसरे सत्ता किसी के लिए वो हीरो है, नायक है। और देखेंगे 17वीं सदी का मामला था। हम चलते हैं 20वीं सेंचुरी में, 20वीं सदी में। 20वीं सदी के जो प्रारंभ में रूसी जार सत्ता था, रूस में जार सत्ता था, फिर क्या होता है कि लेनिन, जो ट्राट्स्की है और स्टालिन जैसे क्रांतिकारियों को, आतंकवादियों को श्रेणी में रखती थी। मतलब पहले जार सत्ता रूस का, ये लेनिन और इसको स्टालिन को, ये लोग को टेररिस्ट बनाता था, जो कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी में लोग आगे राष्ट्र बनता है, जैसे क्रांतिकारियों को आतंकवादी की श्रेणी में रखते थे। परंतु 1917 की जो अक्टूबर क्रांति के बाद लेनिन जननायक कहलाए। देखो 20वीं सेंचुरी में जिस लेनिन और जिस आपके इस लेनिन को क्या बोला जाता था, वो जार सत्ता आतंकवादी है, लेकिन ये अक्टूबर क्रांति होता है कब, 1917 में, तो ये लेनिन ही वहाँ के जननायक कहलाए, और वहाँ के आज तक के जो सिस्टम चले आ रहे हैं। चीन में आप देखते हैं, चीन में क्या होता है, माओ त्से-तुंग, जो माओ त्से-तुंग की स्थिति इसमें भिन्न नहीं थी। चीन की जो केंद्रीय सत्ता पर काबिज चांग काई शेक की नजरों में वे सिर्फ छापामार लड़ाकू या आतंकवादी थे। देखो चीन के मामले में क्या हो रहा है, जो माओ त्से-तुंग है, माओ जेदांग, माओ त्से-तुंग, ये क्या था, चांगाई शेख सरकार था, जब शासन था चीन में, तो ये छापामार लड़ाकू या आतंकवादी था। ये चीन की बात है। वही माओवाद में जो संपूर्ण चीन के जननायक कहलाए, जो जिस माओ को बात कर रहे हैं हम लोग, माओ त्से-तुंग की, वो यही देखो, पहले छापामार लड़ाका युद्ध आतंकवादी के, उसके मतलब चीनी की जो चांगाई शेख सत्ता में था, और ये बाद में क्या कहलाएगा, संपूर्ण चीन के जननायक कहलाए, मतलब हीरो, एब्सोल्यूट हीरो हो गए, ठीक है।
वैसे ही हम देखते हैं कि साम्राज्यवादी जो बरतानिया सरकार है, जो ब्रिटेन की बात कर रहा है, ब्रिटानिया सरकार इंपीरियलिज्म की है और हम उसके कॉलोनी थे। तो ब्रिटानिया सरकार, इस सरकार के परिभाषा में राम प्रसाद बिस्मिल्लाह, जिसको फांसी दिया गया, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जिसने स्वयं को अपने आप को गोली मारकर पुलिस के हाथों में ना आकर स्वयं अपने आप को गोली मारा, क्योंकि मैं वो अंग्रेजों से नहीं मरना चाहता था। तो ब्रिटिश इंपीरियल साम्राज्य में राम प्रसाद बिस्मिल्लाह आज के जो हमारे हीरो हैं, भगत सिंह आज के हीरो हैं, आज के चंद्रशेखर आजाद जो हमारे हीरो हैं, ये आज जो शहीद कहलाते हैं, यही आतंकवादी से अधिक कुछ नहीं थे। परंतु वास्तव में आज़ादी के लिए संघर्षरत भारतवासियों ने इनको क्रांतिकारी आज दिया, इनको क्रांतिकारी। ठीक है, नेशनल असेंबली में बम फेंका, वो भी कैसे खतरा ना पहुंचाने के लिए, बहरे को सुनाने के लिए भगत सिंह का। आज इनको क्रांतिकारी कहते हैं, इन भगत सिंह को। लेकिन ये पहले वो ब्रिटिश सरकार के नज़र में क्या था? आतंकवादी था। आज इसको स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, जननायक का, मुक्ति योद्धा कहते हैं, और अमर शहीद जैसे संबोधनों से हम क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे कि परिभाषित करते हैं, अफगानिस्तान का मामला यही लेंगे। अफगानिस्तान में जो हालिया घटना जो चला, तालिबानी लड़ाकों को आतंकवादी संगठन माना गया था, परंतु आज वहाँ पे अफगानिस्तान सरकार नहीं है, तालिबान का ही सरकार है। तो आज वो तो जननायक हीरो है और उन्हीं का राष्ट्र हुआ ना। तो इन चीज़ों को समझो कि आतंकवादी की परिभाषा आज तक वेल डिफाइंड नहीं है, जगह जगह परिस्थिति के अनुपात में बदलते जाते हैं। जहाँ जो आज आतंकवादी रहेगा, ये कल वह जननायक भी हो सकता है। ठीक है, और होगा ही ये, अगर उसका जीत हुआ उसकी आइडियोलॉजी या उसकी विचारधारा की। इसी को हम कहते हैं कि शाब्दिक रूप में टेरर जो आतंकवाद है, शब्द लैटिन भाषा से आया है। मतलब टेरर जो शब्द है क्या आया है? लैटिन भाषा से आया है, जो टेरर मतलब आतंक। और रोमन समूह के भाषाओं में ये जड़ जमाने के बाद यह शब्द यूरोप के अन्य भाषाओं में भी प्रचलित हो गया। रोमन में जड़ जमाया, अन्य भाषाओं में प्रचलित हो गया। इस शब्द से व्युत्पन्न टेररिज्म, आतंकवाद, मतलब कोई एक विचारधारा होता है आतंकवाद ऐसा करके, जैसे कि मार्क्सवाद हम लिखते हैं, कोई भी चीज़ों को मार्क्सवाद लिखे मार्क्सवादी के लिए, वैसे प्रचलित होकर टेररिज्म, आतंकवाद और एक्ट ऑफ टेररिज्म, आतंकवादी कृत्य। मतलब अब क्या कहलाता है? ये आतंकवाद कहलाएगा, और एक्ट ऑफ टेररिज्म, आतंकवादी कृत्य अब बहुत प्रचलित हो गया है। ठीक है, एक चीज है और बात करेंगे, कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट 1937 की परिभाषा में क्या कहता है? कन्वेंशन है एक, कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक कन्वेंशन है। 1937 की परिभाषा में आतंकवाद का अभिप्राय, जो टेररिज्म का अभिप्राय उन आपराधिक कृत्यों से है, जो आपराधिक कृत्यों से है जो किसी राज्य के विरुद्ध उन्मुख हो। कोई भी राज्य मतलब कोई देशों को वर्ल्ड लेवल पे स्टेट के रूप में राज्य बोला जाता है, किसी राज्य के विरुद्ध उन्मुख हो और जिनका उद्देश्य कुछ खास लोगों या सामान्य जनमानस के मन में, कुछ खास लोग को प्रभावित करेगा या सामान्य जनमानस के मन में क्या करेगा कि भय, आतंक पैदा करना होगा। एलेक्स पी स्मिथ क्या लिखता है पता है? एलेक्स पी स्मिथ के द्वारा जो पॉलिटिकल टेररिज्म है, पॉलिटिकल टेररिज्म ए रिसर्च गाइड, एक उसका बुक है पॉलिटिकल टेररिज्म रिसर्च एंड गाइड, एलेक्स पी स्मिथ के द्वारा लिखा गया है, में दी गई परिभाषा व्यापक रूप से स्वीकृति की जा सकती है। ये इसका परिभाषा की जा सकती है, लेकिन उनके अनुसार ये क्या कहता है? आतंकवाद बार बार होने वाली हिंसक कार्रवाइयों का एक चिंताजनक तरीका है। ये बोल रहा है एलेक्स कि आतंकवाद बार बार होने वाली जो हिंसक है, जो वायलेंस की जो कार्रवाइयों का एक चिंताजनक तरीका है, जिसे अर्धगुप्त व्यक्ति, जो मतलब गुप्त में है, प्राइवेसी मतलब वो छुपा हुआ है, गुप्त व्यक्ति हो या समूह कोई ग्रुप हो या राज्य अभिनेता हो, मतलब जो स्टेट एक्टर हो, द्वारा नियोजित किया जाता है। ये एलेक्स बोल रहा है। ये बहुत अच्छे से इस डेफिनेशन को मान सकते हैं। विशिष्ट अपराधी के राजनीतिक कारण, जिसमें हम देखते हैं कि जिससे कि हत्या के विपरीत हिंसा के प्रत्यक्ष लक्ष्य का मुख्य लक्ष्य नहीं होता। ठीक है, हिंसा के प्रत्यक्ष लक्ष्य मुख्य लक्ष्य नहीं होता, केवल हिंसा ही करना। आमतौर पर हिंसा का तत्काल शिकार मानव ही होता है और लक्षित आबादी से यादृच्छिक रूप से अवसर के लक्ष्य या चुनिंदा प्रतिनिधि या प्रतीकात्मक लक्ष्य चुने जाते हैं। एक इनका टारगेट होगा, लक्ष्य होगा, और उस लक्षित उन चीज को यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा। और संदेश क्या है? जन
टेरर के रूप में कार्य करेंगे। आतंकवादी संगठन संकटग्रस्त पीड़ितों, जैसे मान लो विक्टिम में संकट पीड़ित आज के, जैसे कि आप फिलीपींस फिलिस्तीन देखेंगे, और मुख्य लक्ष्यों के बीच धमकी और हिंसा आधारित संचार प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है कि एक दूसरे को धमकी देंगे, हिंसा आधारित प्रचार तंत्र होगा और एक दूसरे को बताएंगे। मुख्य लक्ष्य पर जो हेर फेर करे और इसे आतंक का लक्ष्य, मांगों का लक्ष्य या ध्यान का लक्ष्य बनाए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मुख्य रूप से आतंकी जबरदस्ती या प्रचार की मांग की गई है। यह इसी को स्मिथ द्वारा बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अपराध शाखा 1992, यूनाइटेड नेशन का जो अपराध शाखा है 1992, स्मिथ को प्रस्तावित एक वैकल्पिक लघु कानूनी परिभाषा है। एक लघु कानूनी परिभाषा टेररिज्म आतंकवाद की क्या देता है? आतंकवाद का जो कार्य है, या आतंकवाद का कार्य इक्वल टू देता है, ये शांति काल में युद्ध अपराध के बराबर है। आतंकवादी कार्य शांति काल में युद्ध अपराध के बराबर है। इसके अलावा सितंबर 2005 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा प्रस्तावित देखो सितंबर 2005 में क्या है, यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रस्तावित आतंकवाद की परिभाषा को फ्रांस द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उनके अनुसार क्या है, देखो संयुक्त राष्ट्र ने क्या बोला, आतंकवाद जिससे टेररिज्म है किसी आबादी, सरकार या किसी को डराने के लिए नागरिकों और गैर लड़ाकों को घायल करने या मारने के लिए किया जाने वाला कोई भी कार्य है। कोई भी एनी वर्क जिसने किसी आबादी, सरकार या किसी नागरिक या गैर लड़ाकों को घायल करने, मारने के लिए किया जाने वाला कोई भी कार्य, ये सितंबर 2005 में यूनाइटेड नेशन के महासचिव द्वारा प्रस्तावित परिभाषा दिया गया। और देखो अब देखते हैं आगे, संगठन बनाए और उन्हें अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उकसाए। एक संगठन बनाए और अपराधियों के लिए कार्रवाई करने के अनुरूप उकसाए या इसके विपरीत उन्हें ऐसा करने से रोके। इन परिभाषाओं के साथ मुख्य मुद्दा यह है कि ये बहुत व्यापक है। वे एक ही रूबिक की तरह अविश्वसनीय रूप से विविध प्रकार की घटनाओं को शामिल करेंगे। यह होता है। तो साथियों, मैंने आज आपको बताया कि आतंकवाद क्या होता है। आतंकवाद को देखने के, समझने के, जानने के नज़रिया होते हैं, और उस नज़रिया, उस क्राइटेरिया में कोई भी चीज़, जैसे पहले आतंकवादी होता है और राजनयिक की भूमिका में आ जाता है, तो ये सत्ता में आ जाता है, तो वही उस राष्ट्र का श्रेष्ठ होता है, कई लोगों का जननायक हीरो होता है। तो यही है साथियों कि आतंकवाद का कोई एक डिफिनेशन नहीं है, एक परिभाषा और एक आकार प्रकार नहीं है। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ये एक पॉलिटिकल थ्योरी पे काम करता है और एक माइंड ब्रेन पे काम करता है, एक रिजिडिटी, दृढ़ता के साथ काम करता है। तो ठीक है साथियों, आज की वीडियो में मैंने आपको आतंकवाद को अच्छे से समझाया, और आपको ऐसा आतंकवाद के बारे में, टेररिस्ट के बारे में आज तक कोई मीडिया चैनल ना या कहीं भी पढ़े लिखे किसी को भी बुला लो, वो नहीं समझा सकता। ये सार है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत तैयारी करा, IAS के पेपर लिख करके आतंकवाद बहुत रिसर्च करके पेपर लिखा था। तो ये सारी जानकारी मेरे पूर्व की है और आपको बांट रहा हूँ ताकि आप लोग समझे आतंकवाद जैसा कुछ नहीं होता। एक आइडियोलॉजी, विचारधारा या एक लेजिटिमेसी के लिए एक चीज़ें होती है। ठीक है साथियों, नमस्कार।